जय हिंद। आज के क्लास में हम क्लास 10 सोशल साइंस सब्जेक्ट ज्योग्राफी का लेसन 1 देखते हैं। फर्स्ट लेसन है ज्योग्राफी का भारत संसाधन एवं उपयोग। संसाधन का महत्व। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं। हम जिन सभी वस्तुओं को प्रयोग में लाते हैं वो सभी वस्तुएं संसाधन हैं। प्रसिद्ध भूगोलविद जिमरमैन का कथन है, संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन जैविक संसाधन भी होते हैं और भौतिक संसाधन भी होते हैं। वैसे संसाधन जिन्हें हम भौतिक रूप में प्राप्त करते हैं जैसे मृदा, खनिज, ये सभी भौतिक संसाधन हैं। जैव संसाधन जैसे वन्य जीव, पशु, वन्य जीव प्राणी, मछली, ये सभी संसाधन जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। संसाधन किसी भी देश का मेरुदंड होता है। जो देश संसाधन के मामले में संपन्न है वो अधिक विकसित होता है, परंतु इसके अपवाद में है जापान। जापान में प्राकृतिक संसाधन न के बराबर होते हुए भी जापान टेक्नोलॉजी और मानव संसाधन के रूप में अपने आप को विकसित देशों के रूप में। अब हम देखते हैं संसाधन का वर्गीकरण। तो भूगोल में संसाधन का वर्गीकरण 4 आधार पे दिया गया है क्लास 10th में आपके एससीईआरटी बुक में। पहला है उत्पत्ति के आधार पर। तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 टाइप के होते हैं, जैव और अजैव। तो वैसे संसाधन जो सजीव या जीवित रूप में पाए जाते हैं वो जैव संसाधन कहलाते हैं, और जो निर्जीव रूप में पाए जाते हैं वो अजैव संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन पशुधन, वन्य जीव, ये सभी जैव संसाधन है। अजैव संसाधन खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी अजैव संसाधन है। तो उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति का मतलब जो संसाधन का हम उत्पादन नहीं करते हैं बल्कि वो प्राकृतिक में उपलब्ध है, वो हो गया उत्पत्ति के आधार पर। अगला है उपयोगिता के आधार पर। तो हम संसाधन को किस रूप में प्रयोग करते हैं, उसका किस रूप में यूज करते हैं, तो वही है उपयोगिता के आधार पर। तो उपयोगिता के आधार पर भी संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय संसाधन वैसे संसाधन जिनको हम पुनः चक्रिया के द्वारा कम समय में फिर से प्राप्त कर सकते हैं, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, इन सभी चीजों को हम फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ये सभी आते हैं ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत के रूप में। जैसे सौर ऊर्जा, आज हमने सौर ऊर्जा का कुछ यूज किया, वो सौर ऊर्जा हमने पूरा प्रयोग में ला लिया, फिर अगले दिन सूर्य आता है और जो बैटरा होता है वो सभी चार्ज होते हैं और हम किसी न किसी रूप में ऊर्जा का उत्पादन कर लेते हैं। अगला है स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार का मतलब होता है मालिकाना हक। कोई भी संसाधन है, उस संसाधन पर किसका हक है, इसको कहा जाता है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, वैसा संसाधन जिस पर किसी व्यक्ति के स्वयं का अधिकार हो और उस संसाधन पर वो व्यक्ति सरकार को लगान या कुछ निश्चित कर देता हो, वो होता है व्यक्तिगत संसाधन। जैसे किसी व्यक्ति के नाम से उसका जमीन है, वो उसका क्या हो गया, वो जो उसका खेत है, जमीन, वो उनका हो गया व्यक्तिगत संसाधन। वो सरकार को मालगुजारी या रसीद के रूप में सरकार को कुछ जमीन का टैक्स देते हैं, तो वो हो गए व्यक्तिगत संसाधन। अगला है सामुदायिक संसाधन। तो सामुदायिक संसाधन से तात्पर्य है वैसा संसाधन जिसका प्रयोग समाज के प्रत्येक व्यक्ति कर सके। जैसे आपके गांव में मंदिर होगा, मस्जिद होगा, इन सभी का प्रयोग क्या होता है, गांव के सभी व्यक्ति के लिए होता होगा। सामुदायिक भवन है, सामुदायिक भवन में शादी विवाह या किसी गेस्ट को ठहराना हो, वो क्या होता है, उस गांव या पंचायत के समुदाय के सभी लोग उसका प्रयोग करते हैं। ये संसाधन हो गए सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन वैसा संसाधन जिस पर देश की सरकार का अधिकार हो, वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं। जैसे खनन करना हो, कोयला के खान से खनन करना हो, तो वो सरकार के अंतर्गत आता है, तो वो हो गए राष्ट्रीय संसाधन। कोई भी देश का राष्ट्रीय संसाधन उसके राजनीतिक सीमाओं के भीतर अंतर्गत जो भी
कुछ आ रहा हो वो उस देश का राष्ट्रीय संसाधन होता है। जैसे मुंबई क्षेत्र से, मुंबई हाई से पेट्रोलियम निकालना होती है, ये सभी हो गए राष्ट्रीय संसाधन। अगला है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अच्छा, राष्ट्रीय संसाधन में जब हम समुद्री सीमाओं को देखते हैं तो समुद्री तट से 200 किलोमीटर आगे तक जिस देश से लगा तट होता है वो उसका क्षेत्र हो जाता है। जैसे भारत का ये तटीय राज्य है, इससे जो सटा समुद्र है, समुद्र से 200 किलोमीटर आगे तक का क्षेत्र राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र 200 किलोमीटर से आगे का जो क्षेत्र होता है वो क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय सीमा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उस पर अधिकार अंतर्राष्ट्रीय संस्था करती है। इसका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय शोध, व्यापारिक मार्गों, इन सभी क्षेत्रों के लिए स्वामित्व के आधार पर राष्ट्रीय संसाधन का प्रयोग किया जाता है। अगला है विकास की स्थिति के आधार पर। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधन 4 प्रकार के होते हैं: संभाव्य संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन या फिर संचित संसाधन। देखिए, संभाव्य संसाधन क्या है? ऐसा संसाधन जो है परंतु उसका उपयोग अभी नहीं किया जा रहा है या उसके होने की संभावना है। जैसे हिमालय के क्षेत्रों में कोयला होने की संभावना है, एक लग रहा है कि वहाँ होगा, परंतु उसको खनन करके निकाला नहीं जा रहा है या उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। तो ऐसे संसाधन संभाव्य संसाधन है जिसका भविष्य में कभी संभावना है कि हाँ होगा, लेकिन अभी उसका प्रयोग नहीं हो रहा है। अगला है विकसित संसाधन। वैसा संसाधन जिसके होने की संभावना है और उसको विकसित भी कर लिया गया और उसका प्रयोग भी किया जा रहा है। जैसे गुजरात राज्य के भुज जैसे जिलों में पवन ऊर्जा काफी विकसित कर लिया गया, तो वहाँ संभावना था, वहाँ हवा की रफ्तार तेज थी और संभावनाओं को एक धरातल पर मूर्त रूप दिया गया और उस संसाधन को विकसित कर लिया गया। अगला संसाधन है भंडार संसाधन। ऐसा संसाधन जो हमारे पास भंडार तो है परंतु अभी उसका उपयोग ही नहीं किया जा रहा है। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इस सब का बहुत है, ठीक ना, उपलब्ध है, परंतु ये अभी भंडार के रूप में इसका कोई यूज नहीं हो रहा है। अगला है संचित संसाधन। संचित संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जिस संसाधन को हम रोक के रखें, स्टोर करके रखें, यानी भविष्य के दिन में हम काम चलाएंगे इससे। वो सभी संसाधन, जैसे जल संसाधन, जल को हम क्या कहें, बांध के रूप में बांध के रखें, भविष्य में हम उससे पनबिजली उत्पादित कर सकते हैं। संसाधन को अब हम एक ग्राफ के रूप में समझते हैं। देखिए, संसाधन को सबसे पहले 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राकृतिक संसाधन, 2 मानव निर्मित संसाधन। प्राकृतिक संसाधन वैसे संसाधन होते हैं जो हमको प्रकृति से मिलते हैं, ठीक ना। जैसे कोयला हमको प्रकृति से मिलता है, सूर्य का प्रकाश हमको प्रकृति से मिलता है, भूमि मृदा हमको प्रकृति से मिल रहा है। ये सभी संसाधन प्राकृतिक संसाधन है। वन्य जीव, मछली हमको प्रकृति से मिल रहा है, वन्य जीव, जंगल की इमारती लकड़ी हमको प्रकृति से मिल रहा है। ये सभी प्राकृतिक संसाधन में आते हैं। मानव संसाधन वैसा संसाधन जो मानव द्वारा निर्मित हो, जैसे बस, ट्रेन, ये सभी कौन सी संसाधन है? मानव निर्मित संसाधन है। हालांकि मानव निर्मित सभी संसाधनों का मुख्य आधार जो होता है वो लगभग प्राकृतिक संसाधन ही है। जैसे कि मानव निर्मित संसाधन को हम पहले देख लेते हैं। संरचनाएं एवं संस्था। संरचना से तात्पर्य होता है कंस्ट्रक्शन से। कंस्ट्रक्शन मतलब आप देख रहे हैं पुल बनता है, तो पुल किससे बन रहा है? पुल बनने के लिए आपको चाहिए छड़, पत्थर, कंक्रीट, सीमेंट। तो छड़ भी आपको लौह खदान से प्राप्त होता है, पत्थर भी आपको चूना पत्थर के खदान से उस सीमेंट बनाया जाता है, वहां से प्राप्त होता है। बालू भी आपको प्रकृति रूप में पाया जाता है। लेकिन मानव निर्मित संसाधन क्या है? तो जो संसाधन का प्रयोग, प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करके मानव जब उसको एक मूर्त रूप देता है, उसी को कहते हैं संरचना या मानव निर्मित संसाधन। संस्था, जैसे कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा हो, ये क्या है? संस्था। ये सभी कौन सी है? इनसे भी क्या होता है, ये सेवा देकर धन अर्जित करते हैं और यही धन इसके लिए एक संसाधन के रूप में
प्रयोग होते हैं। अगला है मात्रा एवं गुणवत्ता। मानव क्या करता है कि किसी भी चीज का उत्पादन मात्रा एवं गुणवत्ता के आधार पर कर ले रहा है। ये सभी क्या है, मानव निर्मित संसाधन। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पहले ट्रेन चलता था भाप इंजन से, उसके बाद कोयला आया, कोयला के बाद बिजली, ठीक ना। तो ये सभी क्या है, धीरे धीरे गुणवत्ता में बेहतर किया जा रहा है। ये सभी मानव निर्मित संसाधन के उदाहरण हो सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन में आता है नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरणीय संसाधन जिनको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जैसे नवीकरणीय संसाधन भी दो रूप में होते हैं। पहला नवीकरणीय संसाधन है सतत प्रवाह और जैव नवीकरणीय संसाधन। सतत प्रवाह है जैसे जल, पवन, ये सभी नवीकरणीय संसाधन है और सतत मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है कि ये बन भी रहे हैं और अपना कंटिन्यूअस कार्य भी देख रहे हैं। जैसे जल, हम लोग देख रहे हैं जल का बहुत भंडार है भारत के पास। पवन, वायु भी क्या है, अपने आप को रिपीट कर रहा है, यानी सतत है। ये सब अभी फिलहाल खत्म होने वाला है नहीं। जैव संसाधन में आता है प्राकृतिक या वनस्पति। तो देखिए वनस्पति भी हम जंगल के रूप में देखते हैं, वनस्पति भी प्रचुर मात्रा में है। जैव संसाधन के अंतर्गत आता है वन्य जीव। तो वन्य जीव भी अभी प्रचुर मात्रा में जंगलों में उपलब्ध है। ये सभी संसाधन नवीकरणीय संसाधन है। यानी कहने का मतलब वन्य जीव भी क्या होते हैं, यदि समाप्त भी हो रहे हैं तो नए बन भी रहे हैं। पेड़ पौधे कटाई भी हो रहा है तो नए पेड़ पौधे उग भी रहे हैं, ठीक ना। तो ये सभी हो गए जैव नवीकरणीय संसाधन। और जल और पवन तो आप देख रहे हैं सतत प्रवाह हो रहा है। अगला आता है प्राकृतिक संसाधन में अनवीकरणीय संसाधन। तो देखिए अनवीकरणीय संसाधन क्या है, पुनः चक्रीय योग। जैसे कि लौह अयस्क से लोहा निकाला जाता है और लोहा से किसी चीज का निर्माण किया जाता है। कुछ दिन के बाद जब वो अपनी अवस्था से रिटायर हो जाता है तो कुछ लोहा में क्या है, संक्षारित हो गया, खत्म हो गया। जो बचता है फिर उसको रिसाइकिल करके नया औजार या कुछ सामग्री बनाया जा सकता है। तो कुछ अनवीकरणीय संसाधन को हम रिसाइकिल करके फिर से यूज में ला सकते हैं। परंतु अब अनवीकरणीय संसाधन में अचक्रीय संसाधन भी है। अचक्रीय संसाधन से तात्पर्य है वैसा संसाधन जिसको रिसाइकिल नहीं किया जा सकता। रिसाइकिल का मतलब जिसको पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे हम कोयला को जला दिए, कोयला को जलाए तो हमको ऊष्मा मिला, प्रकाश मिला। अब हम चाहेंगे कि उस जले हुए कोयले के राख से फिर से हम ऊष्मा और प्रकाश ले लें, ये संभव नहीं है। तो ऐसे संसाधन अचक्रीय संसाधन कहलाते हैं। इसमें जीवाश्म ईंधन प्रमुख है। तो हम संसाधन का एक ग्राफ देखें और समझने की कोशिश किए कि संसाधन के प्रकार किस प्रकार से हैं। अगला आता है, देखिए हमारे पास जो संसाधन है उसको यदि हम नियोजित या सिस्टमैटिक ढंग से खर्च नहीं करें तो क्या हो जाएंगे, कोयला, पेट्रोलियम, जो अनवीकरणीय संसाधन है इस सब के सीमित भंडार है, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। ठीक, तो हम हमारे अगले जनरेशन के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, संसाधन को नियोजित करते हैं। तो संसाधन का एक निश्चित वे में खर्च, ठीक ना, संसाधन का नियोजन कहलाता है। भारत के संदर्भ में हम संसाधन का नियोजन देखते हैं। प्राचीन काल से ही भारत में संसाधन के नियोजन के बारे में भारत के शुभचिंतकों, विचारकों का एक संसाधन के नियोजन के प्रति चिंता व्यक्त किया है। संसाधन के नियोजन के संदर्भ में महात्मा गांधी का कथन था कि हमारे पास पेट भरने के लिए तो बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है। संसाधन के संरक्षण के लिए, नियोजन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, मेधा पाटेकर, इन सब समाज सुधारकों ने काफी आंदोलन चलाए जिससे क्या हो सके, संसाधन का नियोजन हो सके। भारत में संसाधन नियोजन के संदर्भ में हम देखते हैं कि भारत के जिन राज्यों में जो संसाधन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जैसे झारखंड में कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, राजस्थान में तांबा पाया जाता है। तो इन सभी संसाधनों को प्रत्येक राज्य और केंद्र सरकार मिलकर कुछ इस ढंग से नियोजित करे ताकि हमारा आर्थिक विकास भी अवरुद्ध न हो और हमारे
आगे के प्रोग्राम के लिए, आगे की योजनाओं के लिए भी संसाधन का भंडारण उपलब्ध रह सके। संसाधनों के संरक्षण में कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। तो संसाधन के संरक्षण में प्रथम महत्वपूर्ण कदम था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो 1992 में आयोजित किया गया। इसका तात्पर्य था ग्लोबल वार्मिंग को कम करना, वन संरक्षण पर ध्यान देना। ठीक, उसके बाद और तब से प्रत्येक 5 वर्ष में पृथ्वी सम्मेलन होता आ रहा है। तो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हो गया 1992 में, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1997 में। दूसरा पृथ्वी सम्मेलन जब 1997 में होता है तो यह न्यूयॉर्क में किया गया। इसका उद्देश्य भी इन सभी कार्यों को, जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में हुए थे, इन सभी कार्यों को सुचारू रूप से आगे बढ़ाना था। उसके बाद आता है क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल भी 1997 में हुआ। इसका उद्देश्य था, अच्छा, ये क्योटो प्रोटोकॉल जापान के एक क्योटो जगह पे हुआ, इसलिए इस प्रोटोकॉल का नाम क्योटो प्रोटोकॉल पड़ा। इसमें था कि जो हानिकारक गैसें हैं जैसे CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सभी जो ग्लोबल वार्मिंग के कारक हैं, उन सभी गैसों के उत्सर्जन को कम किया जाए। और फिर तृतीय पृथ्वी सम्मेलन होता है 2002। जोहान्सबर्ग में तृतीय पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। इस पृथ्वी सम्मेलन में विश्व के सभी देश जो पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिए थे, उन्होंने अपना एक एजेंडा रखा। एजेंडा था कि किस तरह से धरती पर जो संसाधन है उसका नियमित और नियोजित रूप में उपयोग करना, जिससे संसाधन का संरक्षण हो सके। पर्यावरण संरक्षण हेतु 1972 ईस्वी में स्कॉटहोम में एक पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक मीटिंग बुलाया जाता है। और यह मीटिंग का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण या पर्यावरण को बचाना होता है। इसी 1972 स्कॉटहोम सम्मेलन के बाद से 5 जून को प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आज हम देखें ज्योग्राफी क्लास 10th एक लेसन भारत संसाधन एवं इसके उपयोग, इसके थ्योरी को आज हम पढ़े। फिर हम इसके पार्ट 2 यानी अगले क्लास में इसका हम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के प्रश्न उत्तर पर चर्चा करेंगे। आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स जो क्लास 10th में पढ़ रहे हैं, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम देंगे, उनके बीच इस वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।